बिजली, ये क्या, आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कवि, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कव्वा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कवि अपने घर में चली जाती है और बिजली कवि भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कवि यहाँ आ जाए। और भी क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कवि प्रिया कवि की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कवि को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कवि मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कवि सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कवि बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली बिजली, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी, जिस कारण बिजली कवि मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है, तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया करो मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो कव्वे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो
तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कपी की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कपी पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कपी कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कौवा बिजली कपी के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहाँ से एक कौवा गुजरता है। बिजली कपी को देखकर वो वहाँ आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए काफी जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कपी प्रेम कपी की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कौवा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, ये कौवा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कपी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कौवा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कपी और प्रेम कौवा मिलकर बादल कपी को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कपे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कौवा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। जादूगरनी चिड़िया सभी पक्षियों से दूर घने काले जंगल में रहती थी। जादूगरनी चिड़िया का एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी था। जिस चीज की भी वो इच्छा करता था, जादूगरनी चिड़िया उसे उसी समय बना देती थी। जादूगरनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो हमेशा सभी पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जादूगरनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी, तभी उसका बेटा बबलू आता है। वो अपनी माँ की जादुई छड़ी देखकर उठा लेता है। आज तो मैं भी जादू करूँगा, मम्मा की छड़ी से जंगल में जाता हूँ। बबलू चिड़ा वो छड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक बागीचे में जाता है जहाँ पेड़ के नीचे गाय घास खा रही थी। मम्मा भी जादू करती हैं, आज मैं भी इस छड़ी से जादू करके देखता हूँ, ये गाय डर जाएगी। फिर बबलू चिड़ा छड़ी की ताकत देखने के लिए सीधा गाय पर जादू करता है। छड़ी से एक जादुई बिजली निकलती है जिससे वो गाय वहीं मर जाती है। तभी वहाँ गाय का मालिक तोता आ जाता है। चीकू तोता अपनी गाय को इस हालत में देखकर रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ, इसी गाय के दूध से ही तो मेरा परिवार चलता था। तभी बबलू चिड़ा वहाँ आता है। तोते अंकल, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस खेल रहा था, मेरे कारण ही आपकी गाय मर गई। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
तोते अंकल, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। फिर बबलू चिड़ा तोते को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बबलू, आ गए तुम? तो ये छड़ी तुम लेकर गए थे? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस जादुई छड़ी से तोते की गाय पर जादू किया और वो मर गई। माँ, आप इन्हें दूसरी गाय दे दें। नहीं, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। मुझे अपनी गाय से बहुत प्यार था, मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जादूगरनी चिड़िया बोलती है, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके बदले एक और गाय दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक सोने की गाय देती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर तोता खुश हो जाता है। ठीक है चिड़िया, मैं वो गाय ले लेता हूँ। फिर चिड़िया जादू करती है और वहाँ एक सोने की गाय आ जाती है। तोता बहुत खुश हो जाता है और वो उस गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। वो गाय भी दूसरी गाय की तरह घास ही खाती थी। जंगल के सभी पक्षी तोते की गाय को देख देख कर जाते हैं। पड़ोसन कव्वे तो उस गाय को देखकर चल रहे थे। बादल जी, लगता है इस मोटी चोंच वाले ने गाय पर सोने का रंग करवाया है। नहीं नहीं बिजली, मुझे तो लगता है ये सच में सोने की गाय है। पति जी, कैसी सोने की गाय जो घास खाती है? लगता है ये तोता सभी पक्षियों को उल्लू बना रहा है। शाम हो जाती है। तोता अपनी गाय का दूध निकालता है। जब तोते के पड़ोसी कव्वे ये देखते हैं तो वो कहते हैं, बादल जी, ये कोई सोने की गाय नहीं, देखो इसका दूध भी सफेद है। तोता वो दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर में जाकर रख देता है। दूध रखकर वो काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता आकर देखता है तो वो दूध सोने में बदल चुका था। अरे वाह, मेरी गाय तो सोने का दूध देती है। इस गाय की तो अब अच्छे से रक्षा करनी होगी। फिर गाय गोबर करती है, जिसे देखकर पड़ोसी कव्वे कहते हैं, देखो ना बिजली, ये तो दूसरी गाय की तरह गोबर भी करती है। ये मोटी चोंच वाला सबको पागल बना रहा है। तोता वो गोबर उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। तभी गोबर सोने में बदल जाता है। अब तो तोता बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरी गाय तो सोने का दूध देती है और सोने का गोबर देती है। अब तोता जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तोते की गाय गर्भवती हो जाती है और वो एक बच्चा देती है। तोते की गाय का बच्चा भी सोने का था। ये देखकर कौवा कबूतर से कहता है, देखो देखो कबूतर यार, इस तोते ने तो बच्चे पर भी सोने का रंग करवा लिया है। लेकिन कुछ भी हो बादल, जब से ये तोता सोने की गाय लेकर आया है, बहुत अमीर होता जा रहा है। फिर बादल कौवा मन ही मन में सोचता है, वैसे कबूतर ठीक ही कह रहा है, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रात हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कभी अपने घर से निकलते हैं और वो तोते की गाय को चुराकर वहाँ से ले जाते हैं। बादल कौवा गाय को चारा डालता है। गाय चारा खा जाती है। चारा खाते ही गाय गोबर करती है। ये क्या बादल जी, ये गाय तो गोबर कर रही है। तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। अरे कव्वो, तुमने मेरी गाय चुराई, मुझे मेरी गाय वापस दो। हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तभी तोता कौवे से लड़ने लगता है। शोर की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और वो सब तोते की गाय उसे वापस दिला देते हैं। तोता अपनी गाय लेकर चला जाता है। तभी वहाँ खड़े सभी पक्षी देखते हैं गाय ने जो गोबर किया था वो सोने का बन जाता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। देखो बादल जी, ये गोबर तो सोने का बन गया है, तभी तो वो मोटी चोंच वाला इतना अमीर हो गया है। अगले दिन कुछ और पक्षी उस गाय को चुराने आते हैं और वो पक्षी उस गाय को चुरा कर ले जाते हैं। तभी उसका बछड़ा वहीं रह जाता है। गाय का बच्चा बहुत रोता है। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मोती बन जाते हैं। ये देखकर तोता खुश हो जाता है, साथ में उसे दुख भी होता है। ये बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, ये बेचारा अपनी माँ के लिए तरस रहा है। फिर तोता पूरे जंगल पे बछड़े की माँ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती। तभी गाय का बच्चा
खुद चलने लगता है। तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता है। वो बच्चा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी माँ थी। अब तोता गाय और उसके बच्चे को लेकर जादूगरनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं इस गाय और बच्चे को पाल तो लूंगा, लेकिन जंगल के पक्षी इसे चुरा लेते हैं, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा और गाय आप रख लीजिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं दूसरी गाय खरीद लूंगा, लेकिन मैं एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। तोते, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम में जरा भी लालच नहीं है। मुझे लगा तुम लालची हो और इसे कभी वापस नहीं करोगे। ठीक कहा जादूगरनी, मैं लालची तो था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। धन ही सब कुछ नहीं होता। मैं इस बच्चे को अपनी माँ से दूर नहीं कर सकता। ठीक है तोते, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें सब दूंगी। मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई। ऐसे तोता बहुत अमीर हो जाता है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। बादल जी, बहुत भूख लगी है, चलो जंगल चलकर किसी पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरते हैं। पिछली कल मैंने नदी के पास देखा था, एक तोता समोसे बेच रहा था। चलो आज हम उसी तोते के पास जाते हैं। फिर कौवा और कभी उड़ते हैं और वो सीधे तोते के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कफो कफो, बताओ क्या लेना है तुम दोनों को? तोते भैया, पहले तुम इस बुलबुल को समोसे दे दो। तोते भैया, मुझे 5 समोसे मीठी और तीखी चटनी के साथ दे दो। जैसे ही बुलबुल समोसे लेकर जाती है तो बिजली कभी इधर उधर देखकर बोलती है। तोते भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम पति पत्नी दूसरे जंगल से लौट रहे थे कि एक उल्लू ने हमें रास्ते में रोककर हमारा सारा सामान लूट लिया। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। तोते भैया, जहाँ बुरे पक्षी रहते हैं वहाँ तुम जैसे अच्छे पक्षी भी तो रहते हैं। तोते तोते भैया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी हुई है, हमें एक एक समोसा ही दे दो। हम गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। तोते को उन कौवों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को एक एक समोसा दे देता है। बहुत स्वादिष्ट। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे तोते को उल्लू बनाकर वो पति पत्नी पेट भरकर समोसे खाते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वो पति पत्नी फिर से अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों नदी पर बैठकर सलाह करते हैं। बादल जी, आज तो मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। बिजली, बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया जलेबियाँ बेचती है, लेकिन उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम चलो मेरे साथ, मुझे भी बिजली कहते हैं, मैं कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगी। फिर बिजली कभी और बादल कौवा उड़ते हैं और वो सीधे चिड़िया के पास जाते हैं। बिजली कभी वहाँ जाकर रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया है अगर शाम तक मेरी माँ को जलेबियाँ ना खिलाई तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो चिड़िया बहन, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत किस बात की है? आप मुझसे जलेबियाँ ले जाएं। मेरा तो काम ही यही जलेबियाँ बेचना है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, एक दिक्कत है, हमारे पास पैसे नहीं है। रास्ते में आते हुए पहाड़ों के पास एक उल्लू ने हमें लूट लिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप ये जलेबियाँ ले जाएं और अपनी माँ को जाकर बचाएं। अगर मेरी जलेबियाँ खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माँ भी ये जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो पति पत्नी जलेबियाँ लेकर वहाँ से चले जाती हैं। पीछे ही तोता वहाँ आता है। कौवों को जाता हुआ देखकर तोता चिड़िया से पूछता है। चिड़िया बहन, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे ये कौवे, बेचारे जलेबियाँ लेने आए थे, लेकिन रास्ते में पहाड़ों के पास उल्लू ने लूट लिया, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ तोते भैया, ऐसा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? यही बात बोलकर तो ये कौवे कल मुझसे समोसे खाकर गए थे। इसका मतलब ये कौवे फ्रॉड हैं, वो मुझे भी चूना लगा गए।
बादल जी, जब मैंने उस चिड़िया से कहा कि अगर मेरी माँ को जलेबियाँ नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगी, वो बेचारी चिड़िया तो सच में रोने लगी। हो, बिजली, मुझे तो हंसी आ रही थी। बादल जी, अब तो हर दिन नए पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरेंगे। अगले दिन वो पति पत्नी चील चाची की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में आम का जूस बनाया करती थी। काफी और काफी, क्या जूस पीने आए हो? चील चाची, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों विदेश के जंगल से आए हैं। कल ही चिड़िया ने हमें जलेबियाँ दी थी और हमसे कहा कि आपसे जाकर जूस पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। अगर पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम दोनों जूस पियो। तभी पीछे से मानो चिड़िया और चीकू तोता भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे झूठ बोलते रहोगे? एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। कक, क्या हुआ चिड़िया? चील चाची, पहले इन्होंने तोते को पागल बनाया और फिर मुझे, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये काफे। धोखा, झूठ, वो भी चील चाची से। बिजली भाग, वरना बहुत पीटेंगे। इससे पहले कि वो भाग पाते, चील चाची उन्हें पकड़ लेती है। वो उन दोनों को मार मार कर उन्हें उल्लू बना देती है। ऐसे उन कपों को पूरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया बचपन से ही अभागी थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने भी कोमल चिड़िया को खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है, अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। जब सावित्री चिड़िया की बेटी को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ कलमोही, बोला था ना कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं। बंटी चिड़ा चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाता। अगली बार कोमल चिड़िया फिर से एक अंडे को जन्म देती है। सुन ले, अगर इस बार बेटा ना आया तो तेरी खैर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अंडे से भी एक चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है। तू ऐसा कर मेरे बेटे, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार करके देख लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और अपनी तीनों बेटियों को भी लेकर जा। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए सावित्री अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देती है। बंटी, तो चिंता नहीं कर, तेरी मैं शादी पारो चिड़िया से करवाऊंगी। वो बहुत सुंदर है। सावित्री अपने बेटे की शादी पारो चिड़िया से करवा देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अब कहाँ जाती। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर सामने वाले पेड़ पर एक तिनकों का घर बनाकर रहने लगती है। कोमल चिड़िया अब जंगल के पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पेट पालती थी। कोमल चिड़िया के सामने ही बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। सावित्री अपनी दूसरी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद पारो चिड़िया के अंडे से एक बेटा पक्षी बाहर आता है। ये देखकर सावित्री तो बहुत खुश होती है। वो घर के बाहर जाती है और कोमल चिड़िया को सुनवाने लगती है। बहू हो तो ऐसी, बहुत भाग्यशाली बहू है मेरी।
जरा देखो तो, आते ही पहले बेटे को जन्म दिया है और ये दूसरी कमबख्त बहू है कि घर से निकाल भी दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया सुबह शाम हम पर डालती रहती है। कोमल चिड़िया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। कोमल चिड़िया दिन रात पक्षियों के यहाँ काम करती थी, मगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका परिवार पेट भरकर भोजन खा सके। मेरी बच्चियों, तुम्हें और भूख तो नहीं लगी? माँ, लगी है, थोड़ा सा तो भोजन था, पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कभी कभी पारो चिड़िया भोजन ज्यादा बनाती थी और वो चुपके से अपने घर के बाहर भोजन रख दिया करती थी, जिससे कोमल की बेटियां वो भोजन उठाकर ले जाया करती थीं। एक दिन सावित्री उन तीनों बेटियों को भोजन उठाते हुए देख लेती है। अरे पापा, तुम अब तीनों यहाँ का भोजन खाओगी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्यों घर से निकाला था मैंने? तुम्हारी वजह से, तुम तीनों बेटियों की वजह से। ये बात सुनकर मीना, मुन्नी और चुन्नी के तो होश उड़ जाते हैं। मीना अपनी बहनों से कहती है, अरे, मुझे तो लगा था इसमें मम्मा की गलती है, हमें क्यों निकाला गया? तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी वजह से मम्मा को निकाला गया है। मम्मा कितनी तकलीफें उठा रही है सिर्फ हमारी बेटी होने की वजह से। सावित्री वो भोजन उठाती है और सामने एक बिल्ली को डाल देती है। अपने सामने बिल्ली को भोजन खाता हुआ देखकर वो तीनों बच्चियां रोने लगती हैं। उसी समय एक सुंदर पक्षी वहां आती है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इन छोटी बच्चियों को भोजन नहीं खाने दिया। जो भोजन था वो तुमने बिल्ली को डाल दिया। क्या तुम्हें इन बच्चियों का दर्द नहीं है? तभी कोमल चिड़िया वहां आती है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। तभी वो सुंदर पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। परी सावित्री से कहती है, अभी तुरंत तुम कोमल चिड़िया के रूप में बन जाओ। अब तुम कोमल चिड़िया बनकर रहोगी। तभी एक जादू से सावित्री कोमल चिड़िया में बदल जाती है। फिर परी कोमल चिड़िया से कहती है, आज से तुम सावित्री के रूप में रहोगी। परी के ऐसा कहते ही कोमल चिड़िया सावित्री में बदल जाती है। कोमल चिड़िया सावित्री के रूप में उसके घर चली जाती है और सावित्री कोमल चिड़िया के रूप में जंगल के पक्षियों के घरों में काम करने चली जाती है। सावित्री ने कभी काम तो नहीं किया था, वो तो आराम से पड़े पड़े अपने घोंसले में ही भोजन खाती थी। इससे वो बहुत आलसी हो गई थी। तभी उस घर की मालकिन तोती आ जाती है। ढंग से काम नहीं करने आता क्या? आज कितनी देर हो गई, अभी तक तुमने बर्तन साफ नहीं किए, और हाँ, जो साफ किए हैं वो भी गंदे हैं। ऐसे सावित्री तोती की सारी बातें सुनती है और वहाँ से कव्वी के घर चली जाती है। वो बिजली कव्वी के घर बहुत फुर्ती से काम करती है, लेकिन अनाड़ी होने के कारण वो फर्श पर पड़ा हुआ पानी ठीक से साफ नहीं कर पाती। बिजली कव्वी जब वहाँ आती है तो वो पानी पर पाँव रखते ही नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो उठ भी नहीं पा रही। बिजली कव्वी उठती है और गुस्से में सावित्री से कहती है, कल तो तुमने कितना अच्छा काम किया था, आज क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुड़ैल कहीं की, मेरी कमर तोड़ कर रख दी। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। कल से अगर मुझे दिखाई दी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इसी तरह से जब सावित्री दूसरे पक्षियों के घर काम करने जाती है तो सभी पक्षी काम ठीक से ना करने के कारण सभी उसे घर से निकाल देते हैं। ए ऊपर वाले, ये मैं कैसी नर्क में आ गई। जब सावित्री चिड़िया के रूप में घर आती है तो उसकी बेटियां रोने लगती हैं। चुप कर जाओ, सुबह से सर में दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम चिल्ला रही हो। चुप कर जाओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां चुप नहीं होती। तितली को गुस्सा आता है और वो चिड़िया की तीनों बेटियों को मारने लगती है। सामने घर में जब कोमल चिड़िया, जो सावित्री के रूप में बनी बैठी थी, अपनी बच्चियों की आवाज सुनकर वहां आती है। वो अपनी बेटियों को वहां से लेकर अपनी सास के घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति और पारों से कहती है, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। माँ जी, मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि कोमल और उनकी तीनों बेटियों को यहाँ ले आइए।
हम सब साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन आपने ही मना किया हमेशा। सावित्री को सब पक्षी काम से निकाल देते हैं। अब तो वो भूख से तड़प रही थी। बहुत दुखी होकर वो एक कुएं में कूदने ही वाली थी कि तभी वो परी वहां आ जाती है। बस सावित्री, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें भूख और गरीबी का एहसास भी हो गया है। जाओ, जादू आज से खत्म हुआ। ऐसा कहते ही सावित्री फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। उधर कोमल चिड़िया भी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सावित्री वहां आती है और चिड़िया से माफी मांगती है। कोमल बहू, अब हम सब मिलकर रहेंगे। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी।